नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार बनते ही नीतीश कुमार की बढ़ गई मुश्किलें। जमानत पर चल रहे जेडीयू विधायक को मंत्री बनाने पर हुआ जबरदस्त बवाल और तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लगा दिए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, क्या है आरोप आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश के सभी मंत्री करोड़पति, हर दूसरे पर क्रिमिनल केस और भाजपा के राम सूरत सबसे अमीर। जी हां दोस्तों, जो नाम मंत्रिमंडल बिहार में बना है उसके सभी मंत्री करोड़पति हैं और हर दूसरा मंत्री पर क्रिमिनल केसेस है। यह है बिहार का सामाजिक न्याय। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विपक्ष ने उठा दिए सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुना है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। जमानत पर चल रहे जेडीयू विधायक को मंत्री बनाने पर बवाल, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। मेवालाल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बताया बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसे लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साध रहा है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके कहा था कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने डीजीपी एसके सिंघल को चिट्ठी लिखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सभी मंत्री करोड़पति, हर दूसरे पर क्रिमिनल केस, भाजपा के रामसूरत सबसे अमीर। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री करोड़पति हैं, यानी सबसे अमीर मंत्री भी करोड़पति है और सबसे कम संपत्ति वाला भी करोड़पति। नई कैबिनेट में सबसे अमीर भाजपा के रामसूरत राय हैं, जिनके पास 26.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि सबसे कम 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा के ही रामप्रीत पासवान के पास है। कैबिनेट की औसत संपत्ति 5.56 करोड़ रुपए है। इस बार कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल है। सबसे उम्रदराज मंत्री हैं जेडीयू के विजेंद्र यादव, जो 74 साल के हैं, और सबसे युवा मंत्री हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, जिनकी उम्र 41 साल है। मुकेश सहनी न सिर्फ सबसे युवा हैं बल्कि सबसे कम पढ़े लिखे भी हैं। सहनी सिर्फ 8वीं पास हैं। नीतीश की नई कैबिनेट में 7 मंत्री ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 4 मंत्री डायरेक्टरेट और 3 मंत्री 12वीं पास हैं। नीतीश समेत 15 मंत्रियों में स्वर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नई कैबिनेट में 15 में से 9 मंत्रियों पर कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। इस हिसाब से हर दूसरे मंत्री पर क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे ज्यादा 5 मामले वीआईपी के मुकेश सहनी और भाजपा के जीवेश मिश्रा पर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। कई मंत्रियों ने अपने विभागों का दायित्व भी संभाल लिया, लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 15% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में नहीं दी गई है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी मंत्रिमंडल में किसी अल्पसंख्यक के नहीं शामिल होने पर कहा है कि नीतीश कैबिनेट में किसी अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास का दावा झूठा निकला। नीतीश कुमार की आंखों पर बीजेपी आरएसएस ने पट्टा लगा दिया है। बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आए हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और 2 छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने 11 मुस्लिमों को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सभी चुनाव हार गए। अलग बात है कि विधान पार्षद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में किसी तरह एनडीए सरकार तो बन गई, पर नीतीश बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़।
जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इस बार एनडीए में जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बाद भी नीतीश की सरकार दो छोटे दलों की बैसाखी पर टिकी है, जो चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए हैं। इस स्थिति में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले न सिर्फ सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना होगा, बल्कि सभी दलों को विश्वास में भी लेना होगा। अब तक नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में बड़े निर्णय लेने वाले के रूप में होती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश के लिए अब बड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना एक चुनौती होगी। जेडीयू के एक नेता भी मानते हैं कि बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते रहे थे। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी, जो सरकार चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। इसके अलावा भी बीजेपी नीतीश के किसी भी फैसले के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में यह उतना आसान नहीं दिखता है। इधर बीजेपी के लिए भी सरकार में बड़े दल के रूप में कई चुनौतियां हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को तरजीह देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसकी सोच नए पौधों को सींचने की होगी, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है। नई टीम में अनुभव कम होगा, जबकि लोगों की आकांक्षा बड़ी होगी। वैसे बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने नई टीम को ओवरशैडो से मुक्त करने के लिए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को भोजपुर और मगध क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इधर बीजेपी के लिए घोषणा पत्रों को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि इस सरकार में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार का विपक्ष होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव प्रचार कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आरजेडी काफी आक्रामक मूड में रहेगी, जिसे बड़ी संख्या में जीतकर आए वामपंथी दलों का भी साथ मिलेगा, जिससे निपटना भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के ये आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में मंगलवार को नवगठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ साथ वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरजेडी ने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। तारापुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के गुपकार गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, आप करें तो नेशनल, हम करें तो एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्हें गुपकार गैंग की संज्ञा दी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसी के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि भाजपा सत्ता की भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह के एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि अमित शाह जी, हम कोई गैंग नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है जो आपकी आशाओं के विरुद्ध चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। क्या बोली महबूबा। शाह के कई ट्वीट्स के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कई ट्वीट करे, उन पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, भाजपा की भारत में फूट डालकर और खुद को रक्षक बताकर विपक्षियों को आंतरिक और काल्पनिक शत्रु दिखाने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा हो जाएगा, जबकि चर्चा का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए। महबूबा ने आगे लिखा कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना राष्ट्रद्रोह हो गया है। भाजपा सत्ता की भूख के लिए कितने भी गठबंधन कर सकती
कहती है लेकिन हम गठबंधन कर रहे हैं तो वह राष्ट्रहित के खिलाफ है। महबूबा ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि भाजपा की यह पुरानी आदत है। पहले भाजपा कहती थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश की अखंडता के लिए खतरा है और अब इन्होंने गुपकार गठबंधन पर राष्ट्रद्रोही बताना शुरू कर दिया है। विडंबना ये है कि यह बीजेपी है जो संविधान का दिन रात उल्लंघन करती रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को ले अब जाएंगे कोर्ट। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।